चलिए आज एक ऐसे सिद्धांत को समझते हैं जो दावा करता है कि विदेशी ताकतें हमारी राजनीति और समाज को अंदर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। जी हाँ, एक ट्रोजन हॉर्स की तरह। तो आइए इस काफी दिलचस्प और विवादास्पद थ्योरी की तह तक चलते हैं। इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सनसनीखेज दावे से। दावा ये कि शक्तिशाली लोगों को प्रेम जाल में फंसाना दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का सबसे आजमाया हुआ तरीका है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, नहीं, ये उस पूरी थ्योरी की नींव है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सिद्धांत है क्या? देखिए, ये थ्योरी कहती है कि विदेशी ताकतें आम दिखने वाले लोगों को अपना हथियार बनाती हैं। ये कोई भी हो सकता है, किसी बड़े नेता का जीवन साथी, कोई मशहूर अवार्ड विनर या फिर कोई सोशल एक्टिविस्ट। मामला कुछ ऐसा है जैसे कठपुतली का खेल, जहां डोर किसी और के हाथ में होती है। अच्छा, इस थ्योरी का जो पहला पिलर है वो फोकस करता है तथाकथित जासूस पत्नियों पर। आरोप ये है कि प्रभावशाली भारतीयों की जो विदेशी पत्नियां हैं वो सिर्फ उनकी पार्टनर नहीं बल्कि अपने देश के लिए काम करने वाली एजेंट भी हो सकती हैं। चलिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं जो सोर्स में दिया गया है। ये कहानी है होप कुक की, जिसे सोर्सेस स्ट्रैटेजी का एक क्लासिक केस बताता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1959 में एक अमेरिकन लड़की सिक्किम के राजकुमार से मिलती है, फिर शादी होती है और फिर वो रानी बनकर सिक्किम की आज़ादी की बातें करने लगती है। सोर्स का दावा है कि ये कोई सीधी सादी लव स्टोरी नहीं बल्कि एक सोचा समझा मिशन था जो बस नाकाम हो गया। अब देखिए, सोर्स सिर्फ इतिहास में नहीं रुकता, वो इस पुराने मामले को सीधे आज की राजनीति से जोड़ता है और इशारा किया जाता है असम के एक राजनेता गौरव गोगोई की तरफ, जिनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक हैं। तो यहाँ ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है? और यहाँ से आरोप और भी ज्यादा संगीन हो जाते हैं। सोर्स का दावा है कि गौरव गोगोई ने संसद में भारत के परमाणु कार्यक्रम, डिफेंस प्रोडक्शन और कश्मीर जैसे बेहद सेंसिटिव मुद्दों पर सवाल पूछे और फिर इन सवालों को उनकी पत्नी के बैकग्राउंड से जोड़ा जाता है, जिसमें जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और आईएसआई से जुड़े एक पाकिस्तानी एनजीओ का भी जिक्र है। तो ये तो हुई पर्सनल रिश्तों की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं संस्थागत प्रभाव की तरफ। इस थियरी का दूसरा हिस्सा एक बहुत ही जाने माने अवार्ड पर फोकस करता है, मैग्सेसे अवार्ड। सवाल यह है कि क्या एक पुरस्कार भी विदेशी प्रभाव का एक जरिया बन सकता है? चलिए देखते हैं। अच्छा, इस पूरे तर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें रेमन मैग्सेसे को जानना होगा, जिनके नाम पर यह अवार्ड है। सोर्स के मुताबिक वो फिलीपींस के कोई हीरो नहीं थे, बल्कि अमेरिका के इशारों पर काम करने वाले एक पपेट रूलर थे। ये स्लाइड सोर्स के पूरे लॉजिक को 4 आसान स्टेप्स में समझाती है। स्टेप 1, एक प्रो अमेरिकन लीडर को सत्ता में लाओ। स्टेप 2, उसकी मौत के बाद उसके नाम पर एक बड़ा अवार्ड शुरू करो। स्टेप 3, इस अवार्ड के जरिए अपने जैसे विचारों वाले लोगों को पहचानो और उन्हें प्रमोट करो। और स्टेप 4, फिर इन्हीं लोगों को अपने अपने देशों में प्रभाव डालने के लिए इस्तेमाल करो। आप देख रहे हैं, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। इसके बाद सोर्स सीधे सीधे भारत के कुछ बहुत बड़े नामों पर निशाना साधता है जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला, और ये लिस्ट सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली है। इस टेबल में देखिए कुछ बहुत बड़े नाम हैं: अरविंद केजरीवाल, टीएम कृष्णा, सोनम वांगचुक और रवीश कुमार। सोर्स का आरोप है कि इन सभी को अवार्ड मिलने के बाद इनके काम या इनके विचार किसी न किसी तरह से भारत के हितों के खिलाफ हो गए। सोर्स ये कहना चाहता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक पैटर्न है, पहले अवार्ड लो और फिर एजेंडा चलाओ। तो आखिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? सोर्स इन दोनों धागों को, यानी जासूस पत्नियों और प्रभावशाली अवार्ड्स को एक साथ बुनकर एक बड़ी चेतावनी देता है, और वो चेतावनी है ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स की कहानी तो हम सबने सुनी ही है। एक खूबसूरत सा लकड़ी का घोड़ा जिसके पेट में दुश्मन सैनिक छिपे थे। सोर्स का कहना है कि भारत के अंदर भी ऐसे ही ट्रोजन हॉर्स मौजूद हैं, पर सवाल ये है कि ये हैं कौन और ये काम कैसे करते हैं। तो थ्योरी ये है कि ये लोग पत्रकारिता, एक्टिविज्म या फिर पारिवारिक रिश्तों के नकाब के पीछे काम करते हैं। मतलब बाहर से देखने में ये फायदेमंद लगते हैं, लेकिन अंदर से एक छिपा हुआ खतरा है, और ये एक ऐसा खतरा है जिससे सिर्फ सरकारें या एजेंसियां नहीं लड़ सकती। तो हमने यहाँ आरोपों का एक पूरा जाल देखा जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
आखिर एक स्वस्थ शक और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बीच की महीन रेखा कहाँ होती है? जब कोई पब्लिक फिगर सामने आता है तो उसकी नीयत पर कितना भरोसा किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को खुद ही खोजना होगा।